दोस्तों 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम के कारण मची तबाही से लोगों को जो कष्ट हुआ है उसके बारे में तो पूरा संसार जानता है और उसके लिए आज भी अमेरिका को जली कटी सुनाई जाती है और जापान को एक असहाय और मासूम देश का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन जापान नाम के इसी मासूम देश ने उसी दौरान एक ऐसी घिनौनी हरकत भी की थी जिसके बारे में सुनने के बाद आपको इस देश के प्राचीन इतिहास के ऊपर दया नहीं बल्कि घृणा आएगी। और हो सकता है कि आप में से कई लोग ये भी सोचें कि अमेरिका ने जो भी किया अपने आत्मरक्षण के लिए अच्छा और सही किया। और इसी के साथ चलिए पता लगाते हैं कि आखिर जापान का वो कौन सा काला राज है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। सन 1937 से 1945 के बीच चले दूसरे साइनो जापानीज वार ने जापान के इतिहास में काला पन्ना जोड़ दिया। ये वो वक्त था जब चीन समेत अमेरिका जैसे विश्व के कई बड़े देश जापान के साम्राज्य से वाकिफ थे और कहीं न कहीं जापान से दुश्मनी भी मोल ले चुके थे। इस दौरान जापान एक ऐसी स्थिति में फंस गया था जब उसके सामने पड़ोसी देश चीन या फिर उसका पुराना दुश्मन अमेरिका कब कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे और पूरे साम्राज्य को तबाह कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं था। एक तरफ चीन से आए दिन युद्ध होना और दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाला राजनीतिक तनाव। इन दोनों के सामने जापान इस बात को बखूबी जानता था कि उनका बारूद और उनकी सहन क्षमता ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और मजबूरी में उन्हें बीच का ऐसा खतरनाक रास्ता निकालना पड़ा जो मानवता को शर्मसार कर देता है। मुश्किलों से जूझ रहे जापान की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे जवाब दे रही थी कि तभी जनरल शिरो इसी ने सुझाव दिया कि क्यों न हम लोग एक ऐसे बायोलॉजिकल वेपन को तैयार करें जो रातों रात देशों और उनकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के साथ साथ उनको एक ऐसी विकट स्थिति में भी डाल दे कि वो कई दशकों तक जंग लड़ने की कल्पना भी ना कर सकें। अब शस्त्रों के द्वारा लड़ी जा रही जंग के मुकाबले ये तरीका काफी किफायती और असरदार लग रहा था और इसलिए बिना वक्त गंवाए इस पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया गया। और इस खुफिया मिशन के लिए मंचूरिया के पास एक जगह चुनी गई जिसको नाम दिया गया यूनिट 731। ये 6 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ एक ऐसा इलाका था जहाँ पर 100 से भी ज्यादा बिल्डिंगें थी और बिल्डिंगों के बीचों बीच 2 जेल बनी हुई थी। दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा कैदी जानवरों की तरह रखे जाते थे और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए जाते थे सिर्फ ये जानने के लिए कि उनकी मौत कैसे होगी। यहाँ पर अलग अलग तरह की बीमारियों की जांच की जाती थी और उनको आजमा कर ये देखा जाता था कि एक बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर किस संभावना में कितनी देर में असर करती है और उसे किस हद तक टॉर्चर करती है। और यकीन मानिए उनका ये तरीका इतना दर्दनाक था कि किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाए। यहाँ पर प्लेग फैलाने वाले कीड़ों से लेकर भयानक से भयानक केमिकल और बैक्टीरिया को रखा जाता था और वो भी केवल मानव परीक्षण के लिए। दस्तावेजों के अनुसार यहाँ पर एक इंसान के अंदर किसी तरह का वायरस डाला जाता था और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता था ये देखने के लिए कि वो वायरस उसके शरीर में किस तरह से काम कर रहा है। कभी कभी तो इस वायरस को उस व्यक्ति के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता था और फिर उसको बेड़ियों से बांधकर बेड पर लेटा दिया जाता था ये जानने के लिए कि भूखा व्यक्ति अगर हर समय लेटा रहे तो फिर उसके शरीर पर यह वायरस कैसे असर करेगा। लेकिन बर्बरता की पराकाष्ठा तो तब पार हो गई जब ये पता चला कि यूनिट 731 के वैज्ञानिक कुछ बदनसीब कैदियों के अंदर खतरनाक वायरस डालने के बाद उनका पेट बीच से चीर दिया करते थे। और दुख की बात तो ये है कि इस दौरान उस व्यक्ति को एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर एनेस्थीसिया लेकर व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो फिर उसके ऊपर दिखने वाले असर का प्रभाव दूसरा आता है और इसलिए उसे होश में रखकर उसके पेट को फाड़ कर उसके अंदर के ऑर्गन्स को धीरे धीरे सड़ते हुए देखा जाता था। और कभी कभी तो उस जिंदा व्यक्ति को होशो हवास में ही अपनी आंतें कटवानी पड़ती थी। उसको तब तक जिंदा रखा जाता था जब तक कि उसका सारा खून बह ना जाए और उसकी तड़प तड़प कर मौत ना हो जाए। लेकिन ये उनकी क्रूरता का सिर्फ एक अध्याय नहीं था बल्कि उनकी निर्दयता के ऊपर तो पूरी की पूरी पुस्तक ही लिखी जा सकती है। वो इस किस्म की जालिम हरकतें किया करते थे जैसे किसी कैदी को एक ऐसे केज में डाल देना जिसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो प्रेशर इंसानी शरीर के सहने योग्य ही नहीं रहेगा और उसका शरीर प्रेशर के चलते अपने आप दबाव के कारण फट जाएगा। वो लोग मशीन के अंदर प्रेशर को तब तक बढ़ाते रहते थे जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता था और अपनी मांसपेशियों के फटने के दर्द को अंतिम समय तक झेलता रहता था। इसके अलावा यहाँ पर एक रोटेटिंग चैम्बर भी मौजूद रहता था जो तब तक घूमता रहता था जब तक उसके अंदर उपस्थित व्यक्ति मर ना जाए। वो कैदी चीखते थे चिल्लाते थे पर उनकी चीखों का उन जल्लादों पर कोई भी असर नहीं होता था। इन सब में सबसे अधिक यातनाएं महिलाओं को झेलनी पड़ी क्योंकि इस जेल में कुछ महिलाओं को जबरन गर्भवती भी बनाया जाता था और गर्भवती बनाने के बाद उन पर वायरस डाला जाता था सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा इंजेक्ट किया गया वायरस उन औरतों के पेट में पल रहे बच्चों पर भी असर डालता है। और असीम दर्द के बावजूद भी उन्हें तब तक जिंदा रखा जाता था जब तक कि वो अपने बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया में ना ले आए। अगर बच्चा मृत घोषित हुआ है तो फिर परीक्षण सफल हुआ है और अगर वो जीवित पैदा होता था तो नवजात शिशुओं पर रोगाणुओं का असर देखने के लिए उस बच्चे पर बर्बरता आजमाई जाती थी।
पर अगर इन सभी यातनाओं के बावजूद भी आप जिंदा बच गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मौत अब नहीं होगी, बल्कि परीक्षण से जिंदा बचे लोगों को सेना के सिपाहियों की शूटिंग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें एक जिंदा व्यक्ति को उन सिपाहियों से कुछ दूरी पर खड़ा किया जाता था और सिपाहियों को उस इंसान पर ही निशाना लगाना होता था। हालांकि इस तथ्य की पूर्णतः पुष्टि तो नहीं हुई है, पर हमने ऐसा भी पढ़ा है कि उन सभी कैदियों को किसी बड़ी सी चीज से बांध दिया जाता था और तब उन पर निशाना लगाया जाता था ताकि उनको लगने वाली गोली के कारण वो जमीन पर ना गिर जाएं, और उन पर तब तक गोली मारी जाती थी जब तक कि वो मर ना जाएं। सिर्फ अपने समक्ष एक बार कल्पना करके देखें, एक जिंदा इंसान को बांधकर गोली मारी जा रही है, वो भी उसके शरीर के अलग अलग अंगों में, जब तक कि वो अपना दम ना तोड़ दे। और इन सभी खौफनाक परीक्षणों का असल प्रभाव उस दिन दिखने वाला था जिस दिन को उस वक्त के जापानी उच्चाधिकारी चेरी ब्लॉसमस एक्ट डे के नाम से बयां किया करते थे, क्योंकि जापानियों का ये मकसद था कि वो 22 सितंबर 1945 की रात को 2 बड़े बड़े जहाजों में प्लेग को फैलाने वाली फ्लीज को कैलिफोर्निया के ऊपर छोड़ दे, जिससे उस पूरे एरिया में एक के बाद एक प्लेग फैलना शुरू हो जाए और अमेरिका की स्थिति बद से बदतर हो जाए। ये उनका तरीका था अमेरिका को पूरी तरह से कमजोर करने का, और अगर अमेरिका इस सिचुएशन पर कमजोर हो जाता है तो फिर वो जो चाहे वो कर सकते थे, और अमेरिका की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जापानी उनके साम्राज्य को भी तबाह कर सकते थे। लगभग 8 साल की तैयारियां अपनी चरम सीमा पर थी और कामयाबी से बस कुछ ही पल की दूरी पर थी कि अचानक से 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 इलाकों में अमेरिका द्वारा 2 विध्वंसक परमाणु बम गिरा दिए गए, जिसके कारण न सिर्फ जापान की काफी आबादी खत्म हो गई, बल्कि उसके दुष्प्रभाव का नतीजा जापान की अगली पीढ़ियों को भी चुकाना पड़ा। मामले की गंभीरता को समझते हुए जापानी साम्राज्य समझ गया था कि अब इस जंग का कोई फायदा नहीं है, और इसलिए 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ उनकी 8 साल की मेहनत नाकाम रही। अधिकारियों ने पूरी कोशिश की कि वो मंचूरिया में उपस्थित उस जगह को ही तबाह कर दें और सभी दस्तावेजों को जला दें ताकि उनका कोई भी अंश कभी भी किसी के हाथ ना लगे। लेकिन सच्चाई आखिर कब तक छुपाई जा सकती थी, और इस बुरे हादसे के 60 सालों बाद वहीं के एक पूर्व कर्मचारी ने इस पूरे प्लान का भांडा फोड़ कर दिया, और तब जाकर ये सच्चाई दुनिया के सामने आई कि जापान के इरादे किस हद तक नीचे गिर चुके थे। हालांकि अनौपचारिक दस्तावेजों के अनुसार जापान ने अलग अलग प्रांतों में काफी बड़ी मात्रा में पानी और हवा के माध्यम से बीमारियों को फैलाया भी था, जिससे कई हजार से लाखों आम नागरिकों की मौतें भी हुई। पर क्योंकि ये सभी आंकड़े अनौपचारिक हैं, इसलिए इनके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता। लेकिन शायद अमेरिका को जापान के प्लान के बारे में भनक लग गई होगी, और इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि इससे पहले कि हमारा साम्राज्य तबाह हो जाए, क्यों न हम लोग उनके बुरे मंसूबों को ही नाकाम कर दें। और शायद इसी आत्मरक्षण के चलते उन्होंने 2 परमाणु बम गिराने का निर्णय लिया हो। पर शायद हमसे इस सिक्के का दूसरा पहलू हमेशा छुपा कर रखा गया, और शायद इसलिए हम लोग आज भी सभी गुनाहों का दोषी अमेरिका को ही मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका के शासक होते तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।